सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन पार्ट है उसके बारे में। ऑलरेडी जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन एंड इलोंगेशन पार्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस का टर्मिनेशन स्टेप है उसको हम स्टेप वाइज समझेंगे और डायग्रामेटिकली फिर उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो देख लेते हैं पहला स्टेप में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। पहले जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ स्टॉप कोडन्स आर प्रेजेंट। सो टर्मिनेशन ट्रांसलेशन का जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ हो रहा है? स्टॉप कोडन से। कितने टाइप का स्टॉप कोडन? 3 टाइप्स ऑफ। पहला हो गया OUAG, दूसरा UAA और तीसरा UGA। ये चाहे प्रोकैरियोट यूकैरियोट स्टॉप कोडन सेम है। UAG को कहा जा रहा है एम्बर, UAA को ओकर और लास्ट जो UG है ओपल। तो ये जो तीनों स्टॉप कोडन्स है, ये तीनों में से कोई भी अगर एक एंटर कर गया ए साइड में पहले, तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सिंथेसिस है वही पे रुक जाएगा और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा था वो रिलीज हो जाएगा। स्टॉप कोडन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिलीज फैक्टर। अभी ये रिलीज फैक्टर क्या है? रिलीज फैक्टर बेसिकली एक प्रोटीन्स है जो लगभग एक टीआरएनए के जैसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि टीआरएनए को मिमिक करके ही ये जो पूरा रिलीज फैक्टर है ये आके बाइंड करता है जो राइबोसोम का पॉकेट्स है उसमें। सो ये रिलीज फैक्टर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको भी रिलीज करता है, टीआरएनए को, फिर आता है एमआरएनए, राइबोसोम का स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। सो ये बेसिकली सारी चीज़ों को रिलीज करता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिलीज फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं 2 क्लासेस ऑफ रिलीज फैक्टर्स। अच्छा, ये तो मिट गया, इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं। क्या? रेगुलेट। हाँ, तो ये क्या है बेसिकली? रेगुलेट। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ नहीं था, ये एक रेगुलेट। सो 2 क्लासेस ऑफ रिलीज फैक्टर, यहाँ पर हम चले जाते हैं। सो 2 क्लासेस ऑफ रिलीज फैक्टर्स रेगुलेट टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। 2 तरह का रिलीज फैक्टर है, एक हो गया क्लास 1 रिलीज फैक्टर और दूसरा है क्लास 2 रिलीज फैक्टर। क्लास 1 रिलीज फैक्टर के अंडर कौन आता है? RF1 एंड RF2। दूसरा क्लास 2 रिलीज फैक्टर, उसके अंडर में आते हैं RF3। जो रिलीज फैक्टर है, सॉरी 2 जो रिलीज फैक्टर है, ये कौन कौन सा जो कोडोन्स है, स्टॉप कोडोन्स है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो RF1 UAG को रिकॉग्नाइज कर सकता है, RF2 UGA को रिकॉग्नाइज कर सकता है, दूसरी तरफ UAA को बोथ RF1 या RF2 दोनों मिलके इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, क्लास 1 release factor called ERF1 recognizes all 3 codons. प्रोकैरियोट में हम देख रहे हैं क्लास 1 रिलीज फैक्टर के अंदर RF1 एंड RF2 है, पर जब हम यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि सिर्फ क्लास 1 रिलीज फैक्टर के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन है जिसका नाम है ERF1। ये ERF1 जो तीनों स्टॉप कोडन्स है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। Next point, RF1, RF2 contain 3 amino acids sequences that recognize stop codons called peptide anticodon. So एक नया टर्म आया, उसका नाम है peptide anticodon. So ये जो RF1 and RF2 जो क्लास 1 का फैक्टर्स है, ये इसके अंदर एक 3 एमिनो एसिड का सीक्वेंस रहता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड एंटीकोडोन। पेप्टाइड एंटीकोडोन RF1 में जो 3 एमिनो एसिड सीक्वेंस रहेगा वो क्या क्या रहेगा? RF1 में रहेगा प्रोलीन, एलानिन एंड थ्रियोनिन। प्रोलीन, एलानिन, थ्रियोनिन। दूसरी तरफ RF2 में रहेगा सेरीन, प्रोलीन एंड फिनाइल एलानिन। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। GGQ मोटिव ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर। RF1 एक क्लास 1 रिलीज फैक्टर है, इसके एक पार्ट है GGQ। ऊपर साइड में आप देख पा रहे हो GGQ। ये GGQ का मतलब क्या है? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन। Q फॉर ग्लूटामाइन और GG फॉर ग्लाइसिन।
नाउ GGQ, ये GGQ का रोल क्या है, GGQ मोटिव का रोल क्या है? GGQ मोटिव इज located near peptidyl transferase center and helps in hydrolysis of polypeptide chain from peptidyl tRNA. So basically ये जो GGQ मोटिव है, ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज फिर जाके ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन लगा हुआ है पी साइड टीआरएनए में, वो पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है। कौन? GGQ। Now RF3 GDP binds with ribosome. Class 1 release factor stimulate binding of GDP to RF3। इसका मतलब क्या है? RF1 के बाद कौन आएगा? RF3 GDP। बेसिकली RF3 GDP के साथ ही रहता है। अभी RF3 GDP के साथ आके ये जो साइट है, ये साइट के नियर में जाके ये बाइंड कर जाता है। पर RF3 के पास तो अभी GDP है, ये GDP को रिलीज करता है और नया GDP ऐड करने में हेल्प करता है क्लास 1 रिलीज फैक्टर। मतलब कौन? RF1। यहाँ पर RF1 ये GDP को हटा के GTP बाइंड करवाता है, उसको पावरफुल करता है। पहले उसके पास GDP था, RF3 का पहले उसके पास GDP था, वो कम पावर था उसमें। फिर क्या किया? GDP को हटा के उसके साथ GTP अटैच कर दिया, अभी उसके पावर बढ़ जाता है। सो क्लास 1 रिलीज फैक्टर एक्ट एज अ GTP एक्सचेंज फैक्टर। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर है RF1, यहाँ पर ये RF1 कैसा काम कर रहा है? तो एक GTP एक्सचेंज फैक्टर के जैसा ये काम कर रहा है, जिसमें आता है RF3 GTP हैज हाई एफिनिटी फॉर राइबोसोम। जब RF3 के पास GTP आ गया, पावर आएगा, तो राइबोसोम के प्रति उसका जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाता है एंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर। फिर ये क्या होगा? जब RF3 GTP पे कन्वर्ट हो गया तो जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर उसको पावर दिया था उसको ही ये रिलीज कर रहा था। RF3 जो है इसको ही रिलीज कर दिया। कौन? जब RF3 GTP में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये RF1 को ये रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद अभी ये तो RF3 GTP है, पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? RF3 GTP is hydrolyzed to RF3 GTP and it has low affinity for ribosome and is released. RF1 को रिलीज करने के बाद खुद RF3 GTP भी GTP में हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब RF3 GTP में हाइड्रोलाइज होगा, उसका एफिनिटी कम हो जाता है राइबोसोम के प्रति, तो वो वहां से रिलीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी रिलीज हो जाएगा। इसलिए अगर किसी ने आपको हेल्प किया तो उसका पीछे से आप छुरा मत गिफ्ट करो, क्योंकि बाद में वो छुरा आपके पीठ पे भी पड़ सकता है। तो मिलके रहो यार। तो ठीक है, तो बेसिकली डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन इसके साथ अटैच्ड हुआ है। अभी ये पॉलीपेप्टाइड चेन को हमें रिलीज करना है। रिलीज करने में कौन आएगा? पहले तो यहाँ पर स्टॉप कोडोन शो होगा। सपोज यहाँ पे RF1 स्टॉप UAA है, सपोज यहाँ पे स्टॉप कोडोन है UAA। अभी ये UAA स्टॉप कोडोन को RF1 जाके बैठ गया, वो मेरा कोडोन है, उसमें जाके RF1 बैठ जाएगा। RF1 जब बैठेगा तो इसका जो GGQ सीक्वेंस है ये स्टिमुलेट करेगा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा? ये जो पूरा चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पीस जो टीआरएनए है पी साइड का, वहां से इसको रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद RF3 GTP आके वहां पर बैठ जाएगा। अभी तो पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें नहीं है, पर पॉलीपेप्टाइड चेन तो रिलीज हो गया, फिर टीआरएनए को रिमूव करना होगा, टीआरएनए को रिमूव करना होगा, फिर एमआरएनए को रिमूव करना, तो अभी भी बहुत सारा प्रोसेस अभी बाकी है। तो ठीक है, RF1 के बाद कौन आएगा? RF3 GTP। RF3 GTP आके यहाँ पे बैठ गया, पर RF3 GTP का उतना ज्यादा एफिनिटी राइबोसोम के प्रति नहीं है। तो क्या ये जो RF1 पहले से बाइंड क्या हुआ है, ये ग्रीन कलर का, ये GTP एक्सचेंजर का जैसा काम करता है। तो RF3 GTP से इसको GTP को निकाल देता है और GTP को ये लगा देता है। तो क्या बन गया? RF3 GTP। ये RF3 GTP ही RF1 को रिलीज कर देता है। जब RF3 GTP के पास पावर चले आता है, RF3 GTP में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये RF1 को निकाल देता है, क्योंकि RF1 का भी कोई काम नहीं है, ऑलरेडी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो तो रिलीज हो चुका है। फिर RF3 GTP का
भी अभी कुछ काम नहीं बचता। जब RF1 वहां से रिलीज हो जाएगा तो RF3 GTP का भी कोई काम नहीं बचता, तो RF3 GTP भी रिलीज हो जाता है। एंड अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर, अभी इसके पास tRNA है, mRNA है, लाइबोसोम का लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, इसको भी हमें रिलीज करना है। जो लास्ट स्टेप है, अभी तक तो हम देख चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन तो रिलीज हो गया, पर जो tRNAs है, mRNA और राइबोसोम्स है, उसको भी रिलीज करना जरूरी होता है। तो राइबोसोम रिसाइकलिंग एक वर्ड आता है। राइबोसोम रिसाइकलिंग क्या है? राइबोसोम रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस इन विच mRNA, tRNAs are released from ribosome and ribosomes dissociate into large and small subunit। पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज करने के बाद रहता कौन है? tRNA, mRNA एंड राइबोसोम का स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। अभी इसको भी हमें रिलीज कर देना है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, इवेंट्स है, साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम रिसाइक्लिंग। सो पहले एक प्रोटीन है, एक फैक्टर आके बाइंड करेगा, RRF बाइंड्स टू द ए साइट। सो ये ए साइट अभी खाली पड़ा हुआ है, ये ए साइड में आके कौन बाइंड करेगा? RRF बाइंड्स इन ए साइट। RRF आके ये जो ए साइट है, इसमें आके कैप्चर, ए साइट में आके RRF बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या करता है? इट रिक्रूट EFG GDP। RRF ए साइट पे बाइंड करने के बाद ये रिक्रूट करता है EFG GDP को। EFG GDP पे उसका रोल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन का जो इलोंगेशन स्टेप है, तो उसमें क्या ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा था। इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सिंथेसिस है वो आगे बढ़ता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EFG GDP। नाउ EFG GDP, तो आगे इसका काम क्या है? EFG GDP स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अनचार्ज tRNA। अभी ये जो tRNA है, इसको हम कहते हैं अनचार्ज tRNA। अभी ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो रिलीज हो गया, इसका काम कुछ नहीं है, तो ये जो tRNA है, इसको भी रिमूव करने में हेल्प कौन करता है? EFG GDP। पहले EFG GDP आया, बाइंड किया RRF के साथ। बाइंड करने के बाद ये जो दोनों tRNA है, इसको रिमूव कर देता है EFG GDP। रिमूव करने के बाद इसका आप देख सकते हो कॉन्फॉर्मेशनल एक चेंज होता है, EFG GTP से EFG GDP में कन्वर्ट होता है। तो EFG इज हाइड्रोलाइज्ड टू EFG GDP। जब EFG GTP EFG GDP में कन्वर्ट होगा तो एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जैसे आप देख पा रहे हो। सो EFG GDP and RRF are released from ribosome along with release of mRNA। जब काम हो गया, tRNA रिलीज हो गया, तो ये जो पड़ा हुआ था RRF एंड EFG GDP, ये भी रिमूव हो जाता है। और उसके साथ साथ कौन रिमूव हो जाता है? जो mRNA का भी कुछ काम नहीं है, तो mRNA भी रिमूव हो जाता है। लास्ट में आके बाइंड करता है कौन? IF3 बाइंड्स विथ स्मॉल सब यूनिट एंड डिसोसिएट लार्ज सब यूनिट। ऑलरेडी IF3 का रोल हम इनिशिएशन में पढ़ चुके हैं। सो इनिशिएशन राइबोसोम जो ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन प्रोसेस है, उसमें भी IF3 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यहाँ पर भी IF3 आके स्मॉल सब यूनिट में जब आगे बाइंड करेगा तो IF3 डिसोसिएट कर देगा राइबोसोम का जो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। सो यही पूरा प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।